हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो पर हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट का शानदार सॉल्यूशन। यदि आप चैनल पर नए हैं और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट और महत्वपूर्ण कंटेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पचमढ़ी। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। और याद रखेंगे पचमढ़ी में इसके अलावा और भी क्या खास बात है, तो पचमढ़ी में जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। साथ ही पचमढ़ी में जो कि होशंगाबाद, जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, वहाँ पर स्थित है। और पचमढ़ी में है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पचमढ़ी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रिछारी बाबा का मेला कहाँ लगता है? याद रखेंगे मध्य प्रदेश में रिछारी बाबा का जो मेला है वो लगता है डिस्ट्रिक्ट सिवनी में। फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट सिवनी के लखनादौन तहसील में रिछारी बाबा का मेला लगता है। और लखनादौन जो है काली मूंछ के चावल के लिए फेमस है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला मलाज खंड में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। हमारे देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएगा राजस्थान। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय वन दिवस जो है मनाया जाता है 21 मार्च को। याद रखेंगे फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव होने वाली गैस कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव होने वाली गैस जो थी वो याद रखेंगे क्या हो जाएगी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। फ्रेंड्स, आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो याद रखेंगे कुंभ का मेला जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। याद रखेंगे क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकाल झील। फ्रेंड्स, बेकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क कहाँ है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में जो पहला मसाला पार्क बना था वो हो जाएगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क है। साथ में याद रखेंगे छिंदवाड़ा जिला जो है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है, और इसमें सर्वाधिक गर्माहट होने के कारण यह चमकने लगता है। तो याद रखेंगे सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगी नील नदी। याद रखेंगे नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और यह एशिया महाद्वीप में स्थित विक्टोरिया झील से निकलती है। तो याद रखेंगे नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसका जो उद्गम है वो हुआ है विक्टोरिया झील से। आगे देखते हैं, भारत की सर्वाधिक सीमा को छूने वाला देश जो है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की सर्वाधिक सीमा को छूने वाला देश है। आगे देखते हैं, अब करते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड में फाइल एक्सटेंशन क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स यह प्रश्न, एमएस वर्ड में फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो याद रखेंगे 2007 के पहले जो फाइल एक्सटेंशन था एमएस वर्ड का वो हो जाएगा .doc, लेकिन 2007 के बाद
अभी तक जो फाइल एक्सटेंशन है वो हो जाएगा .docx। तो याद रखेंगे MS वर्ड में जो फाइल एक्सटेंशन है 2007 के पहले था .doc, उसके बाद .docx इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है। तो याद रखेंगे एक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या प्लॉटर। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। फ्रेंड्स, माउस जो है कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर के जो जनक हैं वो हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, WWW का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली जो हैं इन्होंने WWW को अस्तित्व में लाया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हमारा प्रश्न है फ्रेंड, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। CPU का फुल फॉर्म है। तो याद रखेंगे CPU का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी आउटपुट इकाई है या डिवाइस है? ठीक है, तो याद रखेंगे आउटपुट इकाई जो है वो हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो है हमारे कंप्यूटर में आउटपुट देने का काम करता है। आगे देखते हैं। 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो याद रखेंगे 1 GB जो है 1024 MB के बराबर होते हैं, मतलब 1024 MB का 1 GB हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो प्रयुक्त IC चिप जो हैं वो बनते हैं फ्रेंड्स सिलिकॉन से। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से IC चिप बनते हैं। आगे देखते हैं। किसी कंप्यूटर की प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, लोगो जो है किसी कंप्यूटर की प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब हम करते हैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखेंगे मराठी ऐसी भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठी। आगे देखते हैं। पंचतंत्र में कौन सा समास है? अगला प्रश्न है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे पंचतंत्र में समास हो जाएगा द्विगु। द्विगु समास जो है पंचतंत्र में आ जाएगा, क्योंकि पंचतंत्र में जो है संख्यात्मक शब्द है जो किसी की मात्रा को बता रहा है। पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र, है ना। और जब भी कोई संख्यात्मक किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बात की जाए या गिनती की बात की जाए तो वहां पर हमारा राइट आंसर हमेशा होगा द्विगु समास। याद रखेंगे द्विगु। आगे देखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलिल। सलिल जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोचन का अर्थ है। तो याद रखेंगे लोचन का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंख से, है ना, क्योंकि बाकी के ऑप्शन में नाक, हनुमान, काजल नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंख। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र सहारा। आंखों का तारा होना मतलब एकमात्र सहारा इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ना कि आंखों में तकलीफ, आंखें तारे की तरह दिखना, आंखों का चमकना, ये सभी नहीं होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र सहारा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है?
ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी बड़ी ई, ऑप्शन सी बड़ा ऊ, ऑप्शन डी बड़ा ओ। ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छापिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है या रा ला वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो याद रखेंगे या रा ला वा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। याद रखेंगे अंतस्थ व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि सामान्य प्रबंधन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है अभिप्रेरणा की आवश्यकता के सोपान में तंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हमारा प्रश्न है अभिप्रेरणा की आवश्यकता के सोपान तंत्र सिद्धांत की अवधारणा या प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैस्लो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैस्लो। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हारथान प्रयोगों का परिणाम बना, है ना। हमारा प्रश्न है हारथान प्रयोगों का परिणाम बना। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारात्मक सिद्धांत। व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है वो हारथान प्रयोग का परिणाम बना है। आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रजातांत्रिक संगठन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समिति। समिति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सोपान श्रृंखला सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था फ्रेंड्स? याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल ने सोपान श्रृंखला सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है उद्देश्य एवं लक्ष्य में एक दूसरे से प्रभेद किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध के स्तर के संदर्भ में। याद रखेंगे प्रबंध के स्तर के संदर्भ में। आगे देखते हैं। अगला है हर्षवर्ग के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा कारक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का जो कारक है वो वेतन एवं भत्ते नहीं होंगे, कार्य दशाएं नहीं होंगे और जॉब डिजाइनिंग नहीं होगी। क्योंकि मोटिवेशन के कारक के बारे में हर्षवर्ग ने जो कहा है ना, वो ना तो वेतन एवं भत्ते हैं, ना कार्य दशाएं हैं और ना ही जॉब डिजाइन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। रेखीय स्टाफ संगठन में स्टाफ की भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परामर्शदाता। याद रखेंगे रेखीय स्टाफ संगठन में स्टाफ की भूमिका जो होती है वो होती है परामर्शदाता, है ना। इसका आंसर हो जाएगा परामर्शदाता। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धांत जो कर्मचारियों को उसके ऊपर के एक अधिकारी के प्रति जिम्मेदार बनाता है। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदेश की एकता। याद रखेंगे आदेश की एकता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है अचल संपत्ति में निवेश किस प्रकार के संगठनों में आवश्यक है? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स यह प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स पर छापिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मस्तिष्क मंथन के जनक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। याद रखेंगे एलेक्स एफ ऑसबॉर्न जो हैं मस्तिष्क मंथन के जनक हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश पटवारी का प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसानी से और बेहतरीन तरीके से सॉल्व आउट कर लिए हैं। और वीडियो पर दिए गए प्रश्नों का लेवल देखकर आप समझ सकते हैं कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक और नए धमाकेदार वीडियो पर। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।